दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का फाइनल रिवीजन वीडियो का चौथा वीडियो है, यानी कि 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर वह वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। यह मेरा जो है चौथा वीडियो है, जिसमें कि हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेगा। सभी प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए गेस किया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों 4 वीडियो कंप्लीट करते ही हम 200 क्वेश्चन का रिवीजन कर चुके हैं। दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप ये सभी नहीं देखें तो प्लीज़ दोस्तों आप कम से कम 200 क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी गेस क्वेश्चन है। आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें सभी जो है काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। तो प्लीज़ आप ये सभी मैंने क्वेश्चन जल्द से जल्द देख लीजिए, क्योंकि आपके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अंत तक बने रहेगा दोस्तों। 50 क्वेश्चन काफ़ी शानदार तरीका से बताया हुआ है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट से बताएंगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाए, ठीक है। और उससे सही सही आंसर आप एग्जाम में करें। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF ही चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, उसका PDF भी हम इसका दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर अनुपात होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो होता है ट्रांसफार्मर अनुपात जो होता है, ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, वह क्या होता है? 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफार्मर अनुपात होगा वह 1 से अधिक होगा, ठीक है, 1 से अधिक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, 1 से अधिक। यही अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए अगर ट्रांसफार्मर अनुपात पूछा जाता तो 1 से कम होता, ठीक है, 1 से कम। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर अनुपात पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा 1 से अधिक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इक्वल टू, यानी ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी होता है वह किसके बराबर होता है? इनपुट पावर बटा आउटपुट पावर। दूसरा में आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, और तीसरा में बोथ, और चौथा में नन ऑफ दीज। तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो इक्वल टू होता है वह आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर होता है, ठीक है, आउटपुट बटा इनपुट होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आउटपुट पावर बटा इनपुट, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी के बराबर जो फार्मूला होता है वो आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? ठीक है, वोल्ट पर मीटर होता है। पहला ऑप्शन है विद्युतीय फ्लक्स, दूसरा में विद्युतीय विभव, तीसरा में विद्युत धारिता, और चौथा में विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे वोल्ट पर मीटर जो मात्रक है वह है विद्युत क्षेत्र का, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। विद्युत क्षेत्र का जो ऐसा ही मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में करें कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है, नाभिक का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, लगभग कितना होता है? तो 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये आप वैल्यू याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बनता है। तो 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, यह जो होता है नाभिक का घनत्व होता है, ठीक है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? मेरा सी ऑप्शन में मिल रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि एक संधारित्र को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर 200 माइक्रो कूलम्ब आवेश ग्रहण करता है तो संधारित्र की धारिता होगी, यानी जो है 100 वोल्ट से आवेशित करने पर जो है 200 माइक्रो कूलम्ब आवेश ग्रहण करता है, तो उसमें धारिता मन जो होगा, कैपेसिटी होगा, वह संधारित्र का कैपेसिटर का वह क्या होगा? तो आप फार्मूला जानते होंगे, Q इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है। यहाँ पे Q हो गया चार्ज हो गया, यानी कितना चार्ज को ग्रहण किया, और C हो गया कैपेसिटी, और V से हो गया वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे Q हमारा दिया हुआ है, Q जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 2000 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, 2000 माइक्रोफेराड दिया हुआ है, और हमें कैपेसिटी निकालना है, और हमें वोल्टेज भी दिया हुआ है 1000 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ 1000 रख देंगे, तो यहाँ से 1000 कट जाएगा, कितना मतलब C बराबर 2 मतलब कट गया, ठीक है, यानी कैपेसिटी बराबर हमें 2 आ गया, यह माइक्रोफेराड में हो गया, ठीक है, माइक्रोफेराड में होगा, ठीक है, इसका यूनिट यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड को ये ऑप्शन में दे रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतना 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर 200 माइक्रो कूलम्ब आवेश ग्रहण करता है, तो संधारित्र की जो धारिता होगा वह 2 माइक्रोफेराड होगा।
तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। ये देखिए किस तरह से बनाए, ये फार्मूला हमको पता है, Q इक्वल टू से भी याद कर लीजिएगा। यहीं पे Q हमें धर दिए वैल्यू, C हमें निकालना है और V के वैल्यू पता है, तो दोनों का वैल्यू रख के हमें 2 निकल कर आ गया 2 माइक्रोफराड। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर, छठा में कह रहा है कि चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक है। मैग्नेटिक इंडक्शन का मात्रक होता है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर, क्या वेबर एम्पियर पर एम्पियर मीटर, और चौथा में वेबर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक इंडक्शन का जो मात्रक है वह वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर, सातवां में कह रहे कि द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध होता है। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा में जो रिलेशन होता है उनमें सही संबंध क्या होता है, तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ M जो हो गया मास ऑफ बॉडी और C जो है लाइट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, यह जो फार्मूला जो दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था और इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर यह आइंस्टीन के द्वारा रिलेशन दिया गया था, तो सही संबंध है। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन में दिया हुआ, तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर, आठवां में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब यानी एक कोई गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, उसमें जो आवर्धन जो दिया हुआ m जो मैग्निफिकेशन जो दिया हुआ वो निगेटिव में है, यानी m जो है निगेटिव में है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे निगेटिव का अर्थ जो होता है वह जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से उल्टा बन रहा है। ठीक है, आप याद रख रहे हैं निगेटिव वैल्यू जो हमें इंडिकेट करता है वो क्या करता है कि जो वस्तु है जिस तरह मैंने ऊपर है, अगर मैंने कहने मतलब इस लाइन से अगर ऊपर है तो इसका जो इमेज बनेगा वह नीचे बनेगा। ठीक है, यानी उल्टा। ठीक है, तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, डी उल्टा है। ठीक है, यानी कि m अगर निगेटिव होगा तो आप फटाक दिया समझिएगा कि वह जो होगा वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और आप ये याद रखिएगा रियल इमेज भी बनता है। ठीक है, उल्टा रहता है तो रियल भी बनता है। ठीक है, तो वास्तविक भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, 9 में कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है। ठीक है, आप ये वैल्यू याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है ऊर्जा का है। ठीक है, ऊर्जा का, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दिया हुआ, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, 10 में करें कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, किस दर्पण द्वारा जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन हमें कहा जा रहा है कि वास्तविक इमेज किससे मिलेगा, तो वह अवतल दर्पण से मिलेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है, प्रकाशीय पथ बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन है अपवर्तनांक बटा पथ लंबाई, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, और तीसरा ऑप्शन है पथ लंबाई बटा अपवर्तनांक, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाशीय पथ का जो ऑप्टिकल पाथ बराबर जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू मैंने पाथ की लंबाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। मैंने प्रकाशीय पथ बराबर जो होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 12 में कह रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 13 में कह रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण आई बराबर इतना दिया हुआ है, तो धारा का आवृत्ति ज्ञात करना है। धारा का आवृत्ति ज्ञात करना है तो हमें जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। ठीक है, यहाँ ओमेगा जो हो गया ये 300 वैल्यू 300 पाई जो हो गया ओमेगा का वैल्यू हो गया, यहाँ पे 2πf हो गया। तो यहाँ से पाई कट गया और 2 से कितना 150 में कट गया। ठीक है, तो एफ बराबर कितना गया 150 CPS पर मैंने साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे 150 साइकिल पर सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वह 150 साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, 14 में कह रहा है कि विद्युत वल रेखा एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है, कभी काटती कभी नहीं काटती है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विद्युत बल रेखा जो होते हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। ठीक है, तो मेरा सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नहीं काटती है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं जो होगा एक दूसरे को नहीं काटती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, 15 नंबर में कह रहा है कि कुंडली में अपनी धारा के कारण विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है।
या कुंडली में जो अपने धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है, चुंबकीय कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है, स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो कुंडली में अपने धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। और इसका अगर मात्रक पूछे सेल्फ इंडक्शन का तो हेनरी होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 में कह रहा है कि आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम निर्भर करता है। आर्मेचर में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम निर्भर करता है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर पर, और दूसरा में कुंडली में लपेटों की संख्या पर, और तीसरा में चुंबकीय क्षेत्र पर, और चौथा में इनमें से सभी में। ठीक है, तो आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो परिणाम निर्भर करता है इनमें से सभी पर करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, इनमें से सभी पर। यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर पर भी करेगा, कुंडली में लपेटों की संख्या पर करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र पर भी करेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कुंडली जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहती है तो विद्युत वाहक बल का मान होता है अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो कुंडली जब विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत रहती है तो विद्युत वाहक का बल का जो मान होगा वह न्यूनतम होता है। ठीक है, न्यूनतम, आप याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की अपेक्षा द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या अधिक हो तो वह कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। जस्ट आपका जो है स्टेटमेंट दे दिया गया है, इससे पहले हम इस तरह का क्वेश्चन करा चुके हैं। कह रहा है कि यहाँ पे प्राइमरी कॉइल हो गया, एक सेकेंडरी कॉइल हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि लपेटों की संख्या जो है द्वितीयक यानी सेकेंडरी साइड जो है ज़्यादा है, संख्या अधिक है। ठीक है, प्राइमरी कुंडली की अपेक्षा। ठीक है, प्राइमरी कॉइल की अपेक्षा। तो यह कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, तो यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया गया है। और दोस्तों यह मेरा जो है चौथा वीडियो है फिजिक्स का फाइनल रिवीजन का। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर। 19वां में कह रहा है कि अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। अच्छे ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो क्या होता है, 70%, 80%, या 50%, या 99%। तो अच्छे गुड ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी होता है 99% होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। कहने का मतलब जितना इनपुट दिया जा रहा है उतना हमें आउटपुट प्राप्त मैंने मिल जाता है। ठीक है, तो वह जो हो गया ये मेरा इफिशियंसी हो गया। ठीक है, यानी लॉस जो होता है, एनर्जी का जो लॉस होता है बहुत ही कम होता है, तो इसलिए इसका जो इफिशियंसी होता है 99% होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर। 20वां में कह रहे हैं कि विद्युत चुम्बकों में कौन सा धारा का व्यवहार किया जाता है, यानी जो विद्युत चुम्बक बनाने में जो है किस धारा का व्यवहार किया जाता है, प्रतिवर्ती धारा का, दिष्ट धारा का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बक बनाने में जो है दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर। 21वां में कह रहा है कि फोटोन का किस स्थिति में कोई अस्तित्व नहीं होता है। फोटोन जो होता है उसका किस स्थिति में कोई अस्तित्व नहीं होता है, गति स्थिति में, विराम स्थिति में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो विराम स्थिति में जब फोटोन रहता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विराम स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर। 22वां में कह रहा है कि कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक 20 हेनरी है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पीयर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स होगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते होंगे कि फाई बराबर जो होता है वह एल आई होता है। ठीक है, यहाँ पे एल जो हो गया स्वप्रेरक गुणांक हो गया, और आई जो हो गया करंट हो गया। तो हमारे दोनों का वैल्यू दिया हुआ, इसका 10 दिया हुआ और इसका 2 दिया हुआ, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 20 आ गया। तो मेरा 20 वेबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 वेबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो होगा 20 वेबर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस तरह से, ये फार्मूला आपको याद रखना है, फाई इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स के बराबर जो होता है एल आई होता है। ठीक है, एल जो हो गया स्वयं प्रेरक गुणांक हो गया और आई करंट हो गया। तो यहाँ से दोनों को हम निकाल लिए, 20 आ गया। तो 20 यहाँ पे करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य का जो क्रम होता है वो क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 माइक्रोन, और तीसरा में 1 एंगस्ट्रॉम। तो वो एक्स किरणों का जो तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है वह 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम। अगर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर अगर वैल्यू पूछे तो क्या होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 में कह रहा है कि एक्स किरण के गुण वैसे ही जैसे, मैंने एक्स किरण का जो गुण है कैसे किस
किरण से मैंने मैच करता है, अल्फा किरण से, बीटा किरण से, गामा किरण से या कैथोड किरण से। तो अल्फा किरण जो होता है पॉजिटिव होता है, बीटा किरण होता है जो निगेटिव होता है, और गामा जो होता है न्यूट्रल होता है, और कैथोड किरण भी निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स किरण का गुण कैसा हो गया, एक्स किरण भी जो होता है न्यूट्रल होता है, तो यह गामा किरणों से मैंने गुण के समान होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, गामा किरणों के, यानी एक्स किरणों के गुण वैसे ही हैं जैसे गामा किरणों के। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का व्यवहार किसमें होता है। ट्रांसफार्मर का जो व्यवहार होता है किसमें होता है, दिश धारा में, प्रतिवर्ती धारा में, इनमें से दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का जो व्यवहार होता है वह हमेशा प्रतिवर्ती धारा में ही किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, प्रतिवर्ती धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में कह रहा है कि फोटोन का संवेग होता है। फोटोन का संवेग यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन्स जो होता है वह क्या होता है, तो वह एच न्यू बटा के सी होता है। ठीक है, एच न्यू बटा के सी होता है, आप याद रखिएगा। यह मोमेंटम जो होता है संवेग का जो फोटोन का जो संवेग होता है वह एच न्यू बटा के सी होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और एच न्यू जो होता है वह एनर्जी के बराबर होता है, एनर्जी के, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहने मतलब संवेग पूछा जा रहा है, तो एच न्यू बटा के सी यहाँ पे करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 में कह रहा है कि पूरे चक्कर के लिए प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का औसत परिणामी मान होता है। औसत परिणामी मान पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए जो हो जाता है क्या होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, टू ई नोट बटा के पाई होता है, या -2 ई नोट बटा के पाई होता है। तो यहाँ पे पूरे चक्कर कंप्लीट साइकिल के लिए जो विद्युत वाहक प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल का औसत परिणामी मान जो होता है वह शून्य होता है। ठीक है, शून्य, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर। 28 में कह रहा है कि निम्न में से किस में भंवर धाराएं एडी करंट का प्रयोग किया जाता है। एडी करंट का प्रयोग किस में किया जाता है, रेलगाड़ियों में, चुंबकीय ब्रेक में, प्रेरणा भट्टी में, विद्युत शक्ति मीटर में, इनमें से सभी में। तो इनमें से सभी में किया जाता है, एडी करंट का जो प्रयोग किया जाता है इनमें से सभी, यानी कि रेलगाड़ियों में, चुंबकीय ब्रेक में, प्रेरणा भट्टी में, विद्युत शक्ति में, इनमें से सभी में किया जाता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, इनमें से सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 में कह रहा है कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है कही जाती है। माने कहने मतलब इस तरह से कोई धातु है, ठीक है, इसमें अगर प्रकाश अगर मैंने पड़ता है तो इसका सरफेस से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। ठीक है, बाहर निकलने लगता है, तो इस जो घटना को क्या कहते हैं, फोटोग्राफी, प्रकाश मिति, प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश संश्लेषण। तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी वह माने कुछ धातुओं पर जो प्रकाश के पड़ने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, इस घटना को जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर। 30 में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जित प्रकाश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होगा समानुपाती होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के वर्ग के, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, या आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के, या आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के वर्ग के। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जित प्रकाश का इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है वह आवृत्ति की होती है, यानी आपतित प्रकाश के जो आवृत्ति होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, उसका समानुपाती होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो होगा इमिटिएट होगा उसका जो गतिज ऊर्जा जो समानुपाती होता है आपतित प्रकाश के फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 में कह रहा है कि कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है, कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है तो एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि जो सरफेस अगर किसी भी मैंने मेटल पे जो लाइट पड़ता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इमिटिएट करने के लिए जितना मैंने एनर्जी की जरूरत पड़ता है उसी को कार्यफलन एनर्जी आवश्यक मैंने ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन ऊर्जा कहते हैं। तो बी ऑप्शन सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 में कह रहा है कि यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल्टा का व्यंजक होता है। ठीक है, डेल्टा जो है किसी जगह का नमन कोण है तो टेन डेल्टा का जो व्यंजक होगा वो क्या होता है, तो टेन डेल्टा बराबर जो होता है टेन डेल्टा बराबर होता है तो बी भी
बटा के बी एच होता है। ठीक है, आप ये रिलेशन याद रखिएगा, बी वी बटा के बी एच है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर में कह रहा है कि तप्त तार एमीटर का कार्यविधि किस पर आधारित है, यानी तप्त तार हॉट वायर एमीटर का जो कार्यविधि होता है वो किस पर आधारित होता है, तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर या प्रेरित विद्युत पर। तो तब हॉट वायर एमीटर का जो कार्यविधि है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत होता है, कार्यविधि, वह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर होता है डायनेमो का, लेकिन यहाँ पे तप्त तार एमीटर का पूछा जा रहा है तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है कि किस धारा का आवृत्ति समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, इस धारा का, प्रतिवर्ती का या दोनों में, इनमें से कोई नहीं, यानी जो है फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, वह किस करंट का करता है, तो वह प्रतिवर्ती धारा का करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, प्रतिवर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर 35 में करे कि निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, यानी जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन जो है परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है डायनेमो, दूसरा में विद्युत मोटर, और तीसरा में दे रहा है अमीटर, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया डायनेमो। और विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका उल्टा, तो दोनों आप याद रखिएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में करा है कि फोटोन की ऊर्जा है, तो एनर्जी बराबर जो होता है क्या होता है, एच न्यू होता है। ठीक है, एच न्यू, इसी को अगर न्यू बराबर क्या हो जाता है, सी वाई लैम्डा। ठीक है, तो इसको एच सी वाई लैम्डा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप दोनों रिलेशन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, एच न्यू भी होता है और एच सी वाई लैम्डा भी होता है। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एच न्यू। ठीक है, एच न्यू, फोटोन की ऊर्जा जो होगा एच न्यू हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में करें इनमें से कौन आवेश रहित है, यानी इस पर किस पर जो है चार्ज नहीं होता है। ठीक है, यानी न्यूट्रल होता है, अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन या प्रोटॉन। तो अल्फा कण जो होता है यह पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और बीटा कण जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, फोटोन जो होता है न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन जो होता है वह भी पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पे कौन सा आवेश रहित हो गया, सी ऑप्शन, फोटोन जो हो गया इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रल होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में कह रहा है कि प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि प्लांक कांस्टेंट का एसआई मात्रक होता है, तो वह होता है जूल सेकंड होता है। ठीक है, जूल सेकंड, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, जूल सेकंड। यह देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। इसका वैल्यू क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। और इसका अगर डायमेंशन पूछे तो क्या हो जाएगा, ml² और T⁻⁻1 होता है। ठीक है, आप ये सभी याद रखिएगा, वैल्यू याद रखिएगा, यूनिट याद रखिएगा, यह डायमेंशन भी याद रखिएगा, तीनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसका देखिए अगर डायमेंशन आप समझना चाहते हैं किससे आता है, तो E= क्या होता है, मेरा एच न्यू होता है। ठीक है, एच न्यू अभी जस्ट आपको बताएं, तो मेरा एच का पूछा जा रहा है, तो एच बराबर हमें कर लेना होगा, तो ई बराबर न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो यह पर सेकंड होता है। ठीक है, पर सेकंड होता है, तो इसी को अगर ऊपर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जूल सेकंड हो जाता है। ठीक है, इसी को ऊपर भेज दिए तो जूल सेकंड, तो मेरा यही हो जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि फोटोन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या इनमें से कोई नहीं। तो फोटोन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आवृत्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आइंस्टीन ने, मैक्स प्लांक ने, रदरफोर्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, मैक्स प्लांक। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में कह रहा है कि एक्स किरणें बनी है, एक्स किरणें जो बनी है ऋणाविष्ट कणों से, धनाविष्ट कणों से, विद्युत चुंबकीय विकिरण से, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो एक्स किरणें जो बनी है विद्युत चुंबकीय विकिरण से बनी है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, विद्युत चुंबकीय विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि फोटो सेल आधारित है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। फोटो सेल आधारित जो है यह प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो फोटो सेल जो आधारित होता है वह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ठीक है, फोटो सेल आधारित है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, द्रव तरंग की
परिकल्पना किया? द्रव्य तरंग का जो परिकल्पना है वह किए थे कौन? प्लांक ने, थॉमसन ने, आइंस्टीन ने या डी ब्रोगली ने? तो द्रव्य तरंग की जो परिकल्पना किए थे वह डी ब्रोगली ने किए थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, डी ब्रोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 में कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होता है, एनर्जी जो होता है, निर्भर करता है प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, धातु के कार्यफलन पर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होता है वह करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा इसका ऊर्जा जो होगा मतलब जो इलेक्ट्रॉन इमिटिएट होगा उसका एनर्जी ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 में कह रहा है कि दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन होता है, यानी कौन सा जो मेटल के लिए जो है न्यूनतम कार्यफलन होगा। ठीक है, कार्यफलन ऊर्जा क्या होगा, कहने मतलब कोई भी मैंने मेटल में मैंने एनर्जी आ रहा है तो उसमें मैंने कम से कम कितना एनर्जी मैंने दिया जाए कि उसमें है जो एक इलेक्ट्रॉन इमिटिएट हो जाए, तो वही न्यूनतम कार्यफलन किसका होगा? सोडियम का, बेरियम का, लोहा का या तांबा का? तो सोडियम का होता है। ठीक है, सोडियम का। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, सोडियम का। यानी सोडियम में जो है न्यूनतम कार्यफलन होता है, यानी न्यूनतम सबसे कम कार्यफलन एनर्जी देंगे तो उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो सोडियम में। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है तो प्रकाश के कण के प्रकृति के कारण। ठीक है, प्रकाश के कण के प्रकृति के कारण। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 में कह रहा है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का जो विराम रेस्ट मास होता है वो क्या होता है? 1 होता है, 0 होता है, अनंत होता है, इनमें से कोई नहीं। तो फोटोन जब विराम अवस्था में रहता है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वह शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 में कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने क्वांटम सिद्धांत पर किया? मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो व्याख्या किया था क्वांटम सिद्धांत पर किसने किया था? रदरफोर्ड ने, ओम ने, आइंस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, आइंस्टीन ने। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आइंस्टीन ने। यानी प्रकाश विद्युत प्रवाह का जो व्याख्या किया क्वांटम सिद्धांत पर वह आइंस्टीन ने किए थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप जरूर देखिएगा। और यह मेरा चौथा वीडियो है फिजिक्स का फाइनल रिवीजन का। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं देखे तो वहाँ पर जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 49 में कह रहा है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है वो क्या है? तो वह लैम्डा इक्वल टू HY/mv है। ठीक है, HY/mv आप याद रखिएगा इस फार्मूला को। अगर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अगर आपसे पूछे तो लैम्डा बराबर जो होता है वेवलेंथ बराबर HY/mv होता है। H हो गया प्लांक कांस्टेंट और m हो गया मास और v हो गया वेलोसिटी। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में नंबर। 50 में कह रहा है कि फोटोन होता है, फोटोन होता है विभाज्य होता है, अविभाज्य होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। फाइनली जो है 50 क्वेश्चन हम इसमें देखे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों यह मेरा जो है चौथा वीडियो है। 3 वीडियो इसका फाइनल फिजिक्स का फाइनल रिवीजन वीडियो का अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखें तो जाकर आप देख लीजिए क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। फटाफट वो रिवीजन कर लीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी आज के इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ ही हम 200 क्वेश्चन को रिवीजन कर लिए हैं। दोस्तों इतना क्वेश्चन जो कराया हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया हुआ है, सभी जो है आपको क्वेश्चन बैंक से बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी आपको इसमें कवर्ड करा दिया गया। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों कम से कम इतना क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए। 200 क्वेश्चन में आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करा दिए हैं। और दोस्तों इतना क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप फटाफट आप देख लीजिए। और दोस्तों और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल GTM स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत